दम मेरे दोस्त, गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरी आंखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। गर मेरा हर्फ तसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे फिर तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग, तेरी पेशानी से धुल जाएं ये तजलील के दाग, तेरी बीमार जवानी को शिफा मिल जाए। गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, रोज शब शाम सहर मैं तुझे बहलाता रहूं, मैं तुझे गीत सुनाता रहूं, हल्के शीरी आप शारों के बहारों के चमन सहारों के गीत, आमदे सुबह के महताब के सैयारों के गीत, तुझसे मैं हुस्न मोहब्बत की हिकायत कहूं, कैसे मगरूर हसीनाओं के बर्फाप से जिस्म गर्म हाथों की हरारत में पिघल जाते हैं, कैसे एक चेहरे के ठहरे हुए मानूस नकूश देखते देखते यकलख्त बदल जाते हैं, किस तरह आरज़ महबूब का शफाफ बिलोर यक बयक बादाए अहमर से दहक जाता है, कैसे गुलची के लिए झुकती है खुद शाख गुलाब, किस तरह रात का ऐवान महक जाता है। यूं ही गाता रहूं तेरी खातिर, गीत बुनता रहूं, बैठा रहूं तेरी खातिर, पर मेरे गीत तेरे दुख का मदावा ही नहीं, नगमा जर्राह नहीं, मुने सुगम खार सही, गीत निश्तर तो नहीं, मरहम आजार सही, तेरे आजार का चारा नहीं निश्तर के सिवा, और ये सफाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, इस जहां के किसी जीरू के कब्जे में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हूँ हम दें गली गली सदाएं करें रुख नगर नगर का के सुराग कोई पाए, किसी यार नाम बर का हर अजनबी से पूछे जो पता था अपने घर का, जो पता था अपने घर का, हर अजनबी से पूछे मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर।
क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, अगर एक बार होता, हमें क्या बुरा था मरना। अस्सलाम वालेकुम। मुझे फैज़ साहब याद नहीं है, मैंने उन्हें बहुत बचपन में देखा था। मुझे बताया गया कि मैं उनकी गोद में बैठी थी। सो आई ऑलवेज टेल पीपल दैट कि मैं उनकी गोद में बैठ चुकी हूँ। बस मुझे सिर्फ उनकी एक बहुत रिकॉर्डेड आवाज़ जो है वही एज अ पर्सन अगर मैं उनको जानती हूँ तो उस आवाज़ से जानती हूँ, क्योंकि फैज़ साहब वाकई हम लोगों के लिए, मेरी जनरेशन के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ थे, उनके लिए वाकई एक एहसास हैं। जब हम बड़े हो रहे थे और मैंने प्रैक्टिकली काम करना शुरू किया, जो स्टूडेंट्स की यहाँ तालिब इल्मों की तहरीक थी उसमें हिस्सा लेना शुरू किया, तो वो वाकई हमारे निसाब की तरह थे, हैं। टू मी ही विल ऑलवेज बी लाइक अ यंग कॉमरेड। वो मेरी उम्र के हैं, मैं उन्हें इसी तरह जानती हूँ। ही समबडी जो हमेशा हमारे पीछे खड़े रहकर स्ट्रेंथ देते रहे हमें, और कभी भी, अब भी अगर कभी दिल डूबने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, तो फैज़ साहब इज़ ऑलवेज देयर टू लाइटन इट अप फॉर यू एंड गिव यू स्ट्रेंथ। और जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा है कि कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफ़िले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। तो मैं भी उनके बेपनाह उस शाख में से हूँ। फैज़ साहब जैसे लोग ना मुल्कों के नाम के मोहताज होते हैं और ना ही सरहदों के पाबंद होते हैं। वो बंदूकें नहीं चलाते, बम नहीं गिराते, लेकिन फिर भी जीत जाते हैं। कुछ इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, गोया हर सिमत से जवाब आए। राह थी सर बसर मंजिल, हम जहाँ पहुँचे कामयाब आए। सरहद के उस पार भी कुछ उशाक हैं फैज़ साहब के, जिनके व्यूज़ हमने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं, वो पेश खिदमत हैं। शुक्रिया। चली है रस्म कि कोई नसर उठा के चले, और जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जाँ बचा के चले। ख़ास तौर से फैज़ साहब के चाहने वालों में कितने लोग ऐसे हैं कि कुछ शेर समझे और कुछ समझ में नहीं आया। उनमें एक मैं भी हूँ, क्योंकि असातिज़ा हैं, इनके कलाम के हर पहलू तक हमारी उपज नहीं पहुँच सकती। ये हर एक गाम पे उन ख्वाबों की मख्तल गाहें, ये हर एक गाम पे उन ख्वाबों की मख्तल गाहें, जिनके परतों से चरागां हैं हज़ारों के दमाग। ये हर एक गाम पे उन ख्वाबों की मख्तल गाहें, जिनके परतों से चरागां हैं हज़ारों के दमाग। ये भी हैं, ऐसे कई और भी मज़मू होंगे, लेकिन उस शोख के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ, हाय उस जिस्म के कमबख्त दिलावेज़ खुतूत। आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफ़सों होंगे, आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफ़सों होंगे, तब शायर
अपना मौजू सुखन उनके सिवा और नहीं, तब शायर का वतन इनके सिवा और नहीं। इतनी माना आफरीनी, इतनी दिलसोजी और इतना रोमान और ज़बान का हुस्न, तर्ज बयान, ये जो इस ज़बान में है वो मुताला तो हमारा कम है और मुशाहिदा उससे भी कम, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं देखा कहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फैज़ अहमद फैज़ इज़ माई मोस्ट favorite poet in the world, and this includes Keats, and this includes Shakespeare, and this includes Ghalib, and of course I have a lot of respect for a lot of poets. एक बार ऐसा हुआ था कि मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के दौरान मुझे पता चला कि फैज़ साहब भी वहीं हैं, तो मैं बहुत खुशी से गई उनसे मिलने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम शाम में फिर आओ मुझसे मिलने के लिए, तो मैं फिर गई उनके कमरे में। तो उन्होंने कहा कि कुछ शेर हो गए, लो पढ़ो, बिल्कुल नए हैं। तो मैंने ज़रा सा खिसियाते हुए, सर खुजाते हुए कहा, फैज़ चाचा मैं उर्दू नहीं पढ़ सकती। तो ही वाज हॉरिफाइड एंड ही सेड क्या मतलब है तुम्हारा, नामाकूल है तुम्हारे माँ बाप, ये वो। मैंने कहा नहीं, दरअसल ऐसा नहीं। और टू इलेबरेट माई पॉइंट फर्दर मैंने कहा कि मगर मैं शायरी खूब अच्छी तरह से समझती हूँ और आपकी बहुत बड़ी मद्दा हूँ और आपकी बहुत फ़ैन हूँ, और मैं उर्दू समझती हूँ, सिर्फ लिख पढ़ नहीं सकती। आपकी पूरी शायरी मुझे मुँह ज़बानी याद है, जैसे कि और उस वक्त कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैंने कहा जैसे कि देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है। तो उन्होंने कश लेके कहा भाई वो तो मीर का कलाम है। तो मैंने कहा नहीं मेरा मतलब वो थोड़ी था, मैं ये मतलब फेस्टिव बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। तो उन्होंने अपनी सिगरेट रखी और कान खुजाते हुए कहा देखिए मीर की हद तक तो ठीक था, लेकिन बहादुर शाह जफर को मैं शायर नहीं मानता। एंड आई जस्ट कंप्लीटली डाइड and felt absolutely horrible and went out shamefacedly from his room। और मैंने कहा कि सचमुच समझेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, और मैं बाहर गई और उनकी तमाम शायरी पट 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 मुझे याद आ गई। लेकिन उस वक्त मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। दिस इज़ द वन इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ दैट आई विल रिमेंबर फॉर एवर, माई फेवरेट फैज़ अहमद फैज़ स्टोरी। फैज़ चाचा हमेशा ये करते थे कि मुझे अपनी गोद में बिठा लेते थे और वहाँ मेरे सर पे थपथपाते हुए अपनी शायरी सुनाते थे। तो ये जो एटमॉस्फेयर है which I think is remarkable in what it did to me in terms of giving it a value system। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि अब्बा भी हस्पताल में थे और मम्मी भी हस्पताल में थी, दोनों मॉस्को में थे। और कुछ ऐसा सिलसिला था कि वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे क्योंकि अलग अलग फ्लोर पे थे, और मम्मी का ऑपरेशन होने जाना था और अब्बा उन तक पहुंच नहीं सकते थे। तो अब्बा ने एक कागज़ पे कुछ लिखकर मम्मी को दिया, जबकि वो व्हील हो रही थी ऑपरेशन थिएटर में, और उन्होंने पढ़ के जब देखा तो उस पे लिखा हुआ था गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त। तो उस नज़्म की इतनी ज़्यादा वैल्यू है मेरी ज़िंदगी में। फैज़ साहब फॉर मी इज़ नॉट मियरली अ पोएट, ही इज़ अ फिलोसोफर, ही इज़ अ गाइड, ही इज़ without even being aware of it, influenced my life in so many different directions and given me so much strength at times when I have felt helpless. So he has a very special place in my heart. बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है, बोल देख के आहंगर की दुकान में तुंद है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन,
बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले। बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। विदाई नैना
अस्सलाम वालेकुम। फैज़ साहब मेरे लिए कौन और क्या? हमारे लिए तो फैज़ साहब हमारी दोस्त सलीमा के अब्बा हैं। बहुत कम लाहौर में होते थे, बहुत कम इस वजह से होते कि हर वक्त मुल्क से बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। कुछ तो उनकी अपनी मसरूफियात थी, कुछ उनका अपना हल्का अरबाब था, कुछ लोग थे जहाँ वो जाना चाहते थे, जहाँ मिलते थे। मगर बहुत दफ़ा ये भी था कि हुकूमत वक्त को उनसे इख्तलाफ रहता था और उनको मुल्क से बाहर ही रहना पड़ता। जब कभी फैज़ साहब लाहौर में होते तो हम जाते उनके घर, कभी इत्तफाक होता जाने का और उनसे मिलने का, तो उनके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते, उनके दोस्त, उनके चाहने वाले आसपास उनके बैठे होते और वो बहुत सी बातें कर रहे होते, बहुत सी अदबी बातें कर रहे होते, बड़ी बड़ी बातें, कोई फ़लसफ़ा, कोई ऐसी बातें जो कि हमें उस वक्त तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी। हम लोग एक वो जो सेंटर से जो पेरिफेरी के ऊपर कुछ लोग होते हैं जो आसपास खड़े होते हैं, कुछ आसपास बात सुन लेते हैं या हेल्प कर रहे होते हैं कि चाय की प्याली पकड़ा दी या कोई प्लेट उठा करके रख ली, तो उनमें मेरा भी शुमार होता था। कभी कभार कोई उनको चाय की प्याली पकड़ाई या एस्ट्रे उनके सामने से उठाई तो वो पूछ लेते, क्यों भाई आजकल क्या कर रही हो? और मैं ये कहती, फैसा बस वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो कोशिश फिर जारी रखो। फैज साहब का ये फ़लसफ़ा शायद उस वक्त हमें समझ में ना आता था, मगर ये कि कोशिश जारी रखने को उन्होंने बहुत कहा। जब कभी भी मिलते तो यही कहते कि कोशिश जारी रखो, काम करती रहो। उनका ये फ़लसफ़ा जो बाद में हमने पढ़ा कि फ़नकार को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, कामयाबी कितनी होगी, कब होगी, ये तो उसकी अपनी किस्मत है और अपनी सलाहियत है, मगर एक जुस्तजू तो हमेशा जारी रखी जाती है। मेरे लिए फैज़ साहब की एक और भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो है कि जब उन्होंने आर्ट्स काउंसिल का एक पूरा प्लान बनाया और वो फिर इम्प्लीमेंट करवाया। अगर आज हम पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स देखते हैं, आज हम पूरे पंजाब में आर्ट्स काउंसिल देखते हैं, तो ये सिर्फ फैज़ साहब की वजह से है। उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो सोचा कि किस तरह से यहाँ पर फ़न की तरक्की हो सकती है, किस तरह से एक कम्युनिकेशन बिल्ड हो सकती है एक फ़नकार की और उसके ऑडियंस की, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके साथ कैसे राब्ता कायम होगा, ये आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए हो सकता है। मैंने जब आर्ट्स काउंसिल में काम करना शुरू किया तो मेरे जहन में यही था कि मैं वो सब कुछ कर सकूं जो आर्ट्स काउंसिल के मैनिफेस्टो में हूँ, जो कुछ फैज़ साहब ने आर्ट्स काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लिखा है वो सब कुछ हो सके। और कई दफ़ा मैं उनके पास इस नज़रिए से भी गई कि मैं उनसे कुछ गाइडेंस लूँगी, कुछ बात करूँगी, कुछ पूछूँगी, कुछ थोड़ी बहुत बात हुई भी। और मगर उन्होंने कई दफ़ा तो यही कह दिया कि भाई अब ये तुम्हारे हाथ में है, अब तुम संभालो, जो मुनासिब समझो वो करो। अगर मैं वहाँ कुछ कर सकी तो ये फैज़ साहब की वजह से, जो कुछ मैं ना कर सकी वो कोताहियाँ मेरी अपनी हैं। बहुत शुक्रिया। दस्तगीर पीर ओ मोरी अर्ज सुनो, दस्तगीर
दस्तगीर पीर तो मोरी अर्ज सुनो। नैया बांधो रे, बांधो रे किनारे दरिया। नैया बांधो रे किनारे, किनारे दरिया। मोरे मंदिर अब क्यों नहीं आए? मोरे मंदिर अब क्यों नहीं आए? नैया बांधो रे, बांधो रे किनारे दरिया। इस सूरत से फर्ज सुनाते, दर्द बताते, नैया खेते, मिन्नत करते, रास्ता तकते, कितनी सदियां बीत गई हैं, अब जाकर ये भेद खुला है। जिसको तुमने अर्ज गुजार, जो था हाथ पकड़ने वाला, जिस जाला गीना हो तुम्हारी, जिससे दुख का दारू मांगा, तोरे मंदिर में जो नहीं आया, वो तो तुम ही थे, वो तो तुम ही थे। फैज़ साहब से मेरी पहली मुलाकात रेडियो पाकिस्तान कराची के स्टेशन डायरेक्टर ताहिर शाह साहब के रूम में हुई। उस दिन मेरा प्रोग्राम था और मुझे ये एक ऐसी मैं आर्टिस्ट थी जिसे सिंधी और उर्दू दोनों कलाम दिए जाते थे जिस दिन मेरा प्रोग्राम होता था। तो इत्तेफाक से उस वक्त मैं शाह का कलाम गा रही थी। फैज़ साहब नीचे सुन रहे थे। उन्होंने शाह साहब से कहा कि इस बच्ची को नीचे बुलवाओ, मैं इसे देखना चाहता हूँ। शाह साहब ने, ताहिर शाह साहब ने मुझे बुलवाया। पहली मेरी मुलाकात ही मैंने उनको देखा। शाह साहब ने हमारा तारुफ करवाया।
कि ये फैज़ साहब हैं। तो आपने कोई उनका कलाम आज है आपके शेड्यूल में? मैंने कहा नहीं। मैंने फैज़ साहब से रिक्वेस्ट की कि सर आप मुझे कोई अपना कलाम दें, मैं गाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि अभी गाओगी? मैंने कहा जी आप कोई आसान सा दे दें, मैं आज ही गा लूँगी। तो उन्होंने कौन सा कलाम मुझे दिया? न अब रकीब न नासिह न गम गुसार कोई, तुम आशना थे तो थी आशनाइयाँ क्या क्या। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं ऊपर गई, मैंने कहा कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे लाल मोहम्मद से, मैंने कहा इसकी धुन बनाएं। फैज़ साहब बैठे हुए, अगला कलाम मैं यही गाऊंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है। बड़ी आसान सी धुन बनाई और मैंने गाया और मुझे दाद भी मिली। अगली मुलाकात मेरी फैज़ साहब से मेरे अपने घर में हुई। हुआ यूँ कि जब शादी हो गई हम लाहौर गए और एक दौर वो आया जब मीर अली अहमद टालपुर वज़ीर दिफा थे। उनका फ़ोन आया कि रुबीना हम आपके यहाँ परसों खाना खा रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों ने फैज़ साहब को बुलवाना है। तो मैंने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से कहा, मैंने कहा ये काम तो आप करेंगे, मैं तो नहीं कर सकती। इन्होंने फैज़ साहब को फ़ोन किया कि फैज़ साहब आप अगर बुरा ना मनाएं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप हमारे यहाँ खाना खाएं। उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल आएंगे। क्यों? इन्होंने कहा कि फैज़ साहब वो मीर अली अहमद टालपुर साहब बज़द हैं कि वो आपसे मिले। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरे बड़े पुराने देरीना दोस्त हैं। खैर हमने इत्मीनान तो किया, लेकिन फिर सोचा ये कि इतना बड़ा शायर हमारे घर आ रहा है और मैं अपने आप को बड़ी गायिका समझती थी, सिंधी गाने वाली अच्छे गा लेती थी, मकसद कोई ख़ास नहीं। फैज़ साहब ने कहा कि बच्ची तुम खुद भी तो अपना कुछ सुनाओ कलाम। मैंने कहा फैज़ साहब मैं तो आपको ख्वाजा फरीद या शाह लतीफ़ बिटाई सुना सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं यही तो सुनना चाह रहा हूँ तुमसे, यही सुनाओ। और उन्होंने मुझे सुनकर बहुत दाद दी। शुक्रिया। फैज़ साहब के मुझ पे बहुत फैज़ है। जो मैं आज हूँ फैज़ साहब से हूँ। मेरी आज शाम की ये आखिरी नज़्म जो मैं आपको सुना रही हूँ वो फैज़ साहब के ही नाम है। लौट आए हैं फिर अदम
हमारी रवायत ये है कि हम दुआ से ख़त्म किया करते हैं जो भी तकरीब हो, मगर दुआ के लिए ये ज़रूरी है पहले कि अपना दिल साफ कर लें, फिर दिल को मुसफ़ा करो, फिर दिल को मुसफ़ा करो इस लौह पे शायद माबैन मनो तू नया पैमा कोई उतरे। अब रस्म सितम मसलक ख़ासान ज़मी है, ताईद सितम मसलहत मुफ्ती दी है। अब सदियों की इस रस्म इताअत को बदलने लाजिम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे। तो सुनो सुनो कि शायद ये नूर सैक़ल है उस सहीफ़े का हर्फ़ अव्वल जो हर कसो नाकसे ज़मीं पर दिले गदायान अजमई पर उतर रहा है फ़लक से अब के। सुनो कि इस हर्फ़ लम यज़ल के हमी तुम्ही बंदगान बेबस अलीम भी हैं ख़बीर भी हैं। सुनो कि हम बेज़ुबान व बेकस बशीर भी हैं नज़ीर भी हैं। तो हर एक उलुल अम्र को सदा दो, हर एक उलुल अम्र को सदा दो कि अपनी फ़र्द अमल संभाले। उठेगा जब जम में सरफरोशां पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले। जज़ा सज़ा सब यहीं पे होगी, जज़ा सज़ा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। तो दिल को मुसफ़ा कीजिए और दुआ। की एक आदत बहुत अच्छी थी, वो घर में तो कम रहते थे, सफ़र करते थे, काम में मसरूफ़ रहते थे, मीटिंगों में जाते थे, बाहर जाते थे, लेकिन एक रिश्ता उन्होंने हमेशा ख़ुसूसी तौर पे मुझसे, सलीमा से भी, हमारे बच्चों से भी कायम किया हुआ था, और वो ये था कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते थे थ्रू पोस्ट कार्ड, कभी ख़त के हवाले से, कभी फ़ोन करके। अब बात मैं कर रही हूँ इतने साल पहले की, टेलीफोन कॉल्स भी इतनी ज़्यादा आती नहीं थी, लाइनें मिलती नहीं थी, रब्ता नहीं होता था, लेकिन वो पोस्ट कार्ड, वो ख़त जो मैंने संभाल के रखे हुए, वो एक उनके साथ एक बड़ा वाज़े तौर पर एक कनेक्शन था मेरा।
कई लोग पूछते हैं, शायद आपके ज़हन में भी ख्याल उठता हो, और पहला सवाल ही मुझसे अजनबी ये करते हैं, चाहे मैं दुनिया के किसी कोने में हूँ, कि आप भी शायरी करती हैं या आपको भी शायरी से किसी किस्म का शगफ है। तो इसका जवाब मेरे छोटे बेटे ने एक बार बहुत अच्छा दिया, और वो ये था कि फैज़ एक ही सदी में एक ही पैदा होता है, वो बार बार ना आते हैं और ना उनका कोई बदल है। मेरे लिए हमेशा से वो सिर्फ वालिद ही थे। दोस्त मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं उनके साथ इतने करीब आ जाऊं कि मैं उनकी दोस्त बनूं। अब्बा के साथ भी होता था, जब भी बाहर जाते थे, जब भी कहीं इधर उधर फिरते फिराते आते थे, तो मैं बस बैठ जाती थी, कहती थी नहीं बस आप मुझसे बातें करें। और उनकी मोहब्बत और उनका खलूस कि वो बैठ जाते थे और कहते थे अब इसके साथ वक्त गुजारना है। अब मैं महसूस करती हूँ कि मुझे शायद उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, शायद पहले नहीं थी। बचपना था, जवानी थी, नौजवानी थी, समझते थे बहुत वक्त है, धोबी के कपड़े ज़्यादा ज़रूरी होते थे, नौकरों से लड़ना ज़्यादा ज़रूरी होता था, बच्चों को खाना खिलाना ज़्यादा ज़रूरी होता था। और अब्बा तो हैं, आ जाएंगे, आज नहीं है तो कल आ जाएंगे, परसों उनसे बात कर लेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो नहीं थे, और मुझे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने बहुत वक्त ज़ाया किया और बहुत सी ऐसी बातों में शायद अपना वक्त सर्फ किया जो कि मुझे उनके पास बैठना होता था। कई मुल्कों में, कई महफिलों में आज भी अगर मैं उनका नाम लूँ तो मैं उस नाम से पहचाननी चाहती हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ा एहसास है। तकरीब के इख्तिताम से पहले एक छोटी सी रस्म है जो इंडस की इस ट्रेडिशन का हिस्सा है, जो अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। हम दरख्वास्त करेंगे गज़नफ़र अली साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। I'd request Salima to please come and take a small token of our appreciation. हमारे घर में 2 कचहरियाँ थीं जिनका ताल्लुक़ 2 नेशन थियोरी से भी था। छोटी कचहरी जो थी वो मामा की थी और बड़ी कचहरी अब्बू की थी। छोटी कचहरी ऐसे मामलात तय करती थी, मसलन कि स्कूल नहीं जाना, दूध नहीं पीना, हिसाब में पास नहीं होना, और जब हालात बहुत बिगड़ जाते थे तो ये तय होने के लिए बड़ी कचहरी में ये मामलात जाते थे। बड़ी कचहरी हमेशा बरी कर देती थी। अबू कहते थे स्कूल नहीं जाने को इजाज़त मत जाओ। हिसाब में साल के आखिर में जब मैं फ़ेल होती थी तो कहते मैं भी हिसाब में हमेशा फ़ेल होता था, कोई फ़िक्र की बात नहीं। इसके नतीजे में आज तक मैं हिसाब में फ़ेल होती रही। जब आखिरी उम्र में कुलियात छपी लाहौर में तो पहली जिल्द वो घर लाए और उन्हें मामा को पकड़ाई। मुझे याद है पीछे खड़ी थी तो मुस्कुरा के लेकिन थोड़ी सी उदासी के साथ कहने लगे, नॉट मच फॉर ए लाइफ टाइम। बात मेरी समझ में नहीं आई। शायद इस बात की तरफ इशारा था कि कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, और काम बहुत से किए। ट्रेड यूनियनिज़म की, पढ़ाया भी, सहाफ़त की, फ़िल्म बनाई, 5 साल जेल काटी। शायद जेल ना काटते तो वो और भी महदूद होती वो।
कुलियात। लेकिन शायद यही अच्छी ज़िंदगी का राज था, एक भरपूर ज़िंदगी का राज था कि इतने बहुत सारे काम किए। और एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था 5 साल से ज़्यादा मैंने कोई काम नहीं किया अलावा शायरी के। तो ये अच्छी बात थी कि शायरी की, क्योंकि वो तमाम उम्र उनकी भी साथ ही रही और हमारी भी। बात ही नहीं। हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे, जब जुल्मों सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हदब के सरों पर ये बिजली कड़ कड़ कड़केगी। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखें।